बेटा तुम अपना नाम बताओ ना, नाम नहीं बताया बताया अभी तक। बेटा अपना नाम बताओ, नाम नहीं बताया है, पहले अनम्यूट करो। नाम बताओ अपना। आवाज आ रही है बेटा? बरखा, सीखा, आवाज आ रही है? साक्षी, त्रिवेणी, प्रेरणा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, बस चालू हो गई मेरी तो 11:30। हाँ उतने में खत्म ही होता है। 1.5 घंटे में नहीं होता ना, इसलिए दो कर। क्यों? अभी तो हाँ, चल इस बारे में बात करते हैं। हाँ हाँ, तेरे से हाँ। हाँ ठीक है। नहीं नहीं बोझ में, नहीं। आवाज आ रही है अब?
आज थोड़ा सा वो नेट वगैरह की प्रॉब्लम यस हो सर। रही है, इसलिए यस सर। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना। थोड़ा सा रुको। सर आ रही है आवाज? हाँ, एक चीज ये भी बताओ, और जो क्लास का टाइम है हमारा, जैसे थोड़ा सा हमारा 1.5 घंटे पूछ जाता है या 1.25 घंटे पूछ जाता है, तो इससे कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं सर। ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? ठीक है ना इतना टाइम? हम्म, चलो ठीक है, लगभग लगभग सारे लोग आ गए हैं ना। आज देखो हम नया वाला चैप्टर चालू कर रहे थे, और इस वाले चैप्टर में ना एकदम हम क्या चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एनसीईआरटी। ठीक है, दूसरी चीजें बिल्कुल नहीं देखने वाले आज। बिल्कुल जो सिर्फ एनसीईआरटी की जो चीजें दिख रही है वही चीजें हम लेके चलेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ ठीक है, शायद दिख रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो ये मैं नोट्स भी सब सेंड कर दूंगा, तो आज जरूरी नहीं है कि तुम लोग कोई पॉइंट नोट करो, है ना। आज वाले टॉपिक पे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कुछ चीजें नोट करना है या नहीं करना है। ये इतने पॉइंट मैं सारे सेंड करूंगा, तो आज नोट करने से इससे एकदम फ्री हो। बस ये है कि जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें बस ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, अब एक चीज और पहले ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कि इस वाले चैप्टर में दरअसल देखो जितनी भी यहाँ पे काउंटिंग्स दी हुई है, नंबर दिए हुए है ना, वो नंबर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो नंबर में से बिल्कुल नहीं पूछने वाला वो, कि क्या चीजें किसकी कितनी संख्या। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 20,000 जातियां है ना ऑर्किड की, है ना। उससे ज्यादा यहाँ पर क्या है, जैसे चींटियों की जाति बोल रहा है वो 28,000, फीस की जाति बोल रहा है 3 लाख। तो ये नंबर याद नहीं रखने हमको। ठीक है, नंबर बिल्कुल भी इस चैप्टर से याद नहीं रखना है। हाँ, कुछ चीजों के है वो बता दूंगा क्या याद रखना है, उनका सीक्वेंस याद रखना है, किसने क्या चीजें बोली थी वो चीजें याद रखना है। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, तो इसकी जो इसका जो सबसे पहले यूज किया था वो W.G. रोजन ने किया था। और उनने बताया था कि जीवन के हर एक रूप में हर एक जीव क्या करता है, एक नई चीज दिखाता है, और अपने एक मतलब अपने आप को अलग अलग ढालता है, अपने इन्वायरमेंट के अनुसार से ढालता है। तो जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड आया था, अब देखो यहाँ पे जो वैज्ञानिकों के नाम आएंगे, उनने किसने कौन सी चीज दी थी या कौन सी चीज बोली थी, वो चीज भी देखना है ना। तो W.G. रोजन इनने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी समुद्र में हो सकती है, स्थल, ये जो भी जीव रह रहे हैं वो पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। वही चीज क्या कहला रही है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी, कि अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं ना। अब यहाँ पे बारी आती है कि बायोडाइवर्सिटी किस 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 प्रकार की हो सकती है ना। तो क्या चीज हो रही है, बायोडाइवर्सिटी अलग अलग जो भी इन्वायरमेंट है उसमें अलग अलग तरह की रहना है, एक जैसे नहीं रहना है। क्योंकि अलग अलग जगह पे हमने देखा था अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट हो रहा था, है ना, अलग अलग तरह की वहाँ की पर्यावरणीय कंडीशन हो रही थी। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो कैसी हो रही है, कि स्पीसीज लेवल पर नहीं होके क्या हो रही है, सेल लेवल तक होती है ना। तो सेल लेवल तक हो रही है, मतलब जैसे हमने जैव विविधता देखी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के जीव उपस्थित है। तो वो जीव जो उपस्थित है वो उस स्थान पे तो उपस्थित है, लेकिन उसका जो शारीरिक संगठन है, तो जैसे उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, तो जेनेटिक स्ट्रक्चर भी होता है, वो भी चेंज रहता है। तो जो डाइवर्सिटी रहती है वो क्या रहती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी रहती है। और इसमें जो सिंगल कोई सेल है, तो उसमें जेनेटिक लेवल पर जब कोई चेंजेस आता है तभी वो एक नई चीज दिखाती है ना। फिर यहाँ पे ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में सेकंड वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे मेडिसिनियल प्लांट रोफलिया वोल्टोरिया दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हिमालय में पाया जाता है और ये मेडिसिन के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, अब पोटेंसी और कॉन्ट्रेक्शन के बीच में संबंध, जैसे हमारे शरीर की जो सेल की जो परमेबिलिटी हो रही है, जो हमारे शरीर में जो भी फ्लूइड है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं इसका। ठीक है, सर आपकी आवाज कट के आ रही है, तो हमें आधा समझ में आ रहा है, आधा नहीं। अब आ रही है ठीक? अब ठीक है। यस सर। हम्म, हाँ।
ठीक है। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना, क्या जातीय विविधता, जातीय विविधता में जैसे जातियों के बीच में विविधता, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि जातियों के बीच कैसी विविधता रहती है ना, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल, तो इकोलॉजिकल में कल हमने वो अलग अलग तरह जगह के पारितंत्र देखे थे, है ना। तो वो पारितंत्रों में क्या हो रहा था, जैसे कहीं पे मरुस्थल था, कहीं पे वर्षा वाले वन थे, कहीं पे मैंग्रोव वन थे, कहीं पे कोरल रीफ हो रही थी, कहीं पे ग्रासलैंड थे, कहीं पे अल्पलाइन था। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसमें जो इन्वायरमेंट है वहां पे जो वनस्पतियां वगैरह पाई जा रही है, जो वहां पर जो इन्वायरमेंट है वहां की जो जलवायु है, उस आधार पे यहाँ पे हमको वो चीज हमको पता चलती है कि वहां पे कोई जाति है तो वो किस तरह से अलग है। तो अगर वो कोई इकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण वहां पे जो विविधता पाई जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाएंगी, है ना। फिर इस डाइवर्सिटी में हमने वो कल वो भी देखा था, क्या क्या बोल रहे थे उसको, अनुक्रमण, सक्सेशन, है ना, कि जो सक्सेशन हो रहा है या अनुक्रमण हो रहा है उसमें बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है। तो जो भी इवोल्वेशन हो रहा है या कहीं पे कोई जातियों के बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वो कोई छोटे से टाइम में नहीं आ रहा है ना, बहुत लंबे टाइम में आता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है उसके लिए, तब उसमें वो चीज होती है कि हाँ ठीक है, वो एक लंबे टाइम तक उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उस हिसाब से वो अनुकूलित हो जा रही है, फिर अपनी एक नई जाति उत्पन्न कर ले रही है ना। तो ये जो है, वो जो जीव है वो इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है, उसके साथ में संबंधित होता है, तब उसमें हमको नए लक्षण यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं या एक विविधता देखने को मिलती है ना। फिर ये कौन आया, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं या नहीं दिख पा रहे हैं? दिख रहे हैं सर। ठीक है। फिर यहाँ पे IUCN, IUCN के लिए याद रखना है कि IUCN क्या कर रहा है, सारी जितनी भी विविधताएं पाई जा रही है, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे वो बता रहा है कि किस तरह की इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो किस तरह से वहाँ पे जो इकोलॉजिकल सिस्टम उसके साथ कैसे मेंटेन हो रहे हैं, वो सारी चीजें ना। तो यहाँ पे IUCN के हिसाब से जो टोटल प्लांट और एनिमल की जो नंबर बताए वो बताए 1.5 मिलियन या इससे अधिक हो सकते हैं। अब देखो ये जो डाटा यहाँ पे IUCN का दिख रहा है, ये 2000 NCERT में भी जो दिया है वो 2004 तक का ही दिया है ना। तो अभी अगर अपन नेट पे अगर सर्च करते हैं तो हो सकता है कि कुछ जातियां विलुप्त होगी तो वो नंबर घट जाएंगे। अगर कोई नई जाति है जिनकी खोज हुई है अभी, वो इसमें प्लस हो जाना है, तो यहाँ पे ये नंबर चेंज हो सकता है ना। तो इसको हमको एकदम फिक्स नहीं रखना है, हाँ बस याद रख लेना कि इतनी तो है कम से कम, या इसमें कम ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। फिर जैसे कल हमने पारिस्थितिक तंत्र में देखा था, है ना। तो अगर मान लो हम यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं मैं इसी के ऊपर, है ना, आज थोड़ा सा इसी पे देखना है। अगर मान लो, नहीं ये दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। अगर अपन इसको पृथ्वी मान लेते हैं ना, कि ये अगर पृथ्वी है तो क्या चीज हो रही है, इसमें अलग अलग रीजन हो रहे हैं ना। तो सबसे पहले कैसे हो रहा है, यहाँ से भूमध्य रेखा चलेगी, है ना, उसके बाद में कर्क रेखा हो जा रही है ना, उसके बाद में नीचे साइड में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे मकर रेखा है, और जो ऊपर वाले रीजन है यहाँ पे क्या है, ये आर्कटिक रीजन है ना, पोलर रीजन है। अब यहाँ पर क्या चीज याद रखना है, जो भूमध्य रेखा है ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर टॉपिकल रीजन कहलाता है ना, क्योंकि यहाँ जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है इसके बीच का जो टेम्परेचर है वो लगभग हर एक जाति के लिए क्या हो रहा है, सुटेबल है। तो जो भी विविधता पाई जाएंगी, जो भी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, वो कहाँ पर पाई जाएंगी, इस रीजन में ही पाई जाएंगी, है ना। और जो इधर यहाँ पे जो आर्कटिक रीजन हो गया या जो यहाँ पे साउथ पोल हो गया, तो यहाँ पर एक तो स्पीसीज बहुत कम है, और है भी तो उनमें कोई विविधताएं नहीं है, एक ही तरह की है। और वैसे भी अगर हम यहाँ पे देखें इस साइड में, तो यहाँ पर क्या और चीज हो रही है, जैसे साउथ या नॉर्थ पोल हो रही, तो यहाँ पे क्या है, पूरी आइस जमी हुई है, बर्फ जमी हुई, तो वहां उतना ज्यादा कोई स्पीसीज है नहीं। फिर अगर हम इसके पास के एरिया, जैसे हम नॉर्वे वगैरह की बात करें, तो नॉर्वे क्या हो रहा है, यहाँ अंटार्कटिका के पास में आ रहा है, तो ये भी क्या है, पोलर रीजन वाला है। तो
ये जो रीजन है इनमें यहाँ पर डाइवर्सिटियां बहुत कम पाई जाएंगी। जो डाइवर्सिटी पाई जाएंगी वो कहाँ पर पाई जाएंगी, जो यहाँ ये 23, यहाँ से क्या क्या है काउंटिंग चालू हो जाती है, दरअसल इसकी 23 वाली चालू हो जाती है, 23.5 टू 23.5। मतलब यहाँ से लेके अगर हम इधर दोनों कर्क और मकर रेखा के बीच का जो हम यहाँ पे अक्षांश देशांतर देखते हैं वो कितना है, 23.5 से 23.5 है ना। तो इसके बीच में ही यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। दूसरी चीज याद रखने वाली चीज ये कि अगर हम इस भूमध्य रेखा से इस पोल की ओर जा रहे हैं, है ना, साउथ पोल जा रहे हैं या नॉर्थ पोल जा रहे हैं, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगातार क्या होती जाएंगी, कम होते जाएंगी। अगर हमको सबसे ज्यादा अगर विविधता देखने को मिलती है तो वो देखने को मिलती है अफ्रीका में, ब्राजील में, इंडिया में। और इंडिया में हर एक तरह का इन्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो वो यहाँ पे है कर्क रेखा के पास में, तो इधर साउथ पोल साइड भी उसका आधा पार्ट हो रहा है, इधर नॉर्थ पोल साइड या यहाँ पे जो क्रिएटर है इसके साइड भी उसका आधा रीजन हो रहा है। तो यहाँ पर लगभग लगभग हर तरह हमने जो वनों का अगर क्लासिफिकेशन अगर देखा हो तुम लोगों ने, तो यहाँ पे इंडिया में हर एक तरह के वन पाए जाते हैं। बस अल्कलाइन थोड़े से कम रहते हैं कि हाँ अल्कलाइन वन थोड़े से कम है, क्योंकि वो सिर्फ कहाँ पे, हिमालय वाले क्षेत्र में। बाकी जगह पे यहाँ पे बाकी सारी चीजें पाई जा रही। तो इंडिया में जो जैव विविधता है वो सबसे अधिक है। उसके बाद अगर आती है तो आती है कहाँ, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। ठीक है, तो टॉपिकल रीजन होता है और टेम्परेट रीजन होता है ना। तो टॉपिकल रीजन में ज्यादा रहती है, टेम्परेट रीजन जहां पे पोलर साइड में, तो पोल साइड में बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद ये रॉबर्ट मे ने अधिक कंजर्वेशन और स्पेसिफिक एस्टिमेट देते हुए ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को 7 मिलियन बताया है ना। तो यहाँ पे ये रॉबर्ट मे भी याद रखना है कि रॉबर्ट मे ने क्या चीज बताई थी। तो इन्हें बायोडाइवर्सिटी के और कंजर्वेशन के लिए जो ग्लोबल स्पीसीज है जो लगभग लगभग सारी जगह पे पाई जाती है उनके बारे में बताया था, है ना। चलो, अब ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अच्छा देखो आज के चैप्टर में एक और चीज बता दूं कि इन पॉइंट के बाहर का कोई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछना ही नहीं है ना। इस बात की गारंटी मैं लेने के लिए फुल टू तैयार हूँ, 100 में से 1000% कि यहाँ से जो चीजें बोल रहा हूँ वही चीजें पूछना है, दूसरी चीजें नहीं पूछना है, ये कंफर्म है। हाँ, दूसरी चीज ये कि 12th वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने टिक लगवाए हैं, तो वो तो उतना ही पढ़े, है ना। कि जो बाह्य संरक्षण क्या क्या उद्देश्य है, अंतः संरक्षण, वो एक्स-टू और इन-टू वो पढ़ ले, हॉट स्पॉट पढ़ ले, इतने ही क्वेश्चन। और एक बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने के कारण, है ना, बस इतनी चीजें पढ़ना है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयार करना है तो इन पॉइंट से बाहर का कहीं नहीं जाने वाला, नंबर वाले क्वेश्चन नहीं पूछना है वो यहाँ से। ठीक है, चलो अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये एनिमल में इंसेक्ट की, ये क्या होगा, एनिमल के अंदर में इंसेक्ट की सबसे अधिक संख्या है। हमने देखा था ऑर्थोपोडा वर्ग सबसे बड़ा है ना, देखा था ना। अरे भाई क्लासिफिकेशन पता है? यस सर। हाँ, तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या बोला था, ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा वर्ग है। मतलब अगर यहाँ पे अगर एनिमल की कोई स्पीसीज ले रहे हैं ना, तो उसमें से अगर हम 10 ले रहे हैं, 10 एनिमल ले रहे हैं, तो 10 में से 7 वहां पे क्या मिलना है हमको, ऑर्थोपोडा के मिलना है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना कि वो ये भी पूछ सकता है कि ऑर्थोपोडा वर्ग के जीव कितने % मिलते हैं। तो 10 में से 7 जो जीव रहेंगे वो क्या रहने, ऑर्थोपोडा, और उसमें भी किसके रहना, इंसेक्ट के रहना, क्योंकि ऑर्थोपोडा भी बहुत बड़ा वर्ग है ना। तो उसमें जो इंसेक्ट वर्ग है, मतलब जो इंसेक्ट उपवर्ग है, उसके जीव सबसे अधिक मिलना है। तो ये पॉइंट एकदम बहुत ही अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब दूसरी चीज, यहाँ पे ये नीचे साइड में चार्ट दिख रहा है ना। ये जो चार्ट दिख रहे हैं इसमें दरअसल क्या याद रखना है कि यहाँ पे % भी दिया हुआ है। अगर एनसीईआरटी की बुक किसी ने उठाई हो तो यहाँ पे इसके % भी दिए हुए हैं, कितने %। तो वो % दरअसल याद नहीं करना है उसका। अगर % भी वो करना है तो मैं बता सकता हूँ, पर % मायने नहीं रख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या याद रखना है, किसका कैसा सिक्वेंस है। ठीक है,
क्या चीज याद रखना है, किसका कितना सीक्वेंस है एक जगह पे। जैसे यहाँ इनवर्टिब्रेटा बोल रहे हैं तो उसमें हमने क्या बोला, इंसेक्ट वर्ड सबसे बड़ा वर्ग सबसे बड़ा है ना। इंसेक्ट के बाद में क्या आ रहा है, अदर मैमल्स आ रहा है ना, फिर क्रिस्टेशियन आ रहा है, फिर मोलस्क आ रहा है और फिर आ रहा है क्रिस्टेशियन। तो इसका जो फ्लो बन रहा है बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में, है ना, वो चीज याद रखना है। दूसरा वाला वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा में फिश सबसे ज्यादा है, उसके बाद में बर्ड सबसे ज्यादा है, उसके बाद रेप्टाइल्स है, फिर एम्फीबियंस है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैमल्स आते हैं सबसे कम में। ठीक है, मैमल्स क्या है, सबसे कम है ना। इसका एक बार परसेंट देख लूं मैं, वैसे मैमल्स यहाँ सबसे कम ही दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, मैमल सबसे कम है ना। तो ये चीज याद रखना है। फिर उसके बाद नीचे साइड में आता है, तो नीचे साइड में आते हैं तो यहाँ पे प्लांट दिया हुआ है, तो प्लांट में सबसे बड़ा कौन हो रहा है, एंजियोस्पर्म हो रहा है, फिर फंगाई आ रहा है, फिर एल्गी आ रहा है, फिर मॉस आ रहा है, और फिर लास्ट में फर्न आ रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रहेगा, सीक्वेंस याद रहेगा। यस सर। यस साक्षी कहाँ यस चली जा सर। रही है बार बार, साक्षी बार बार गायब हो जा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कुछ डाउट है क्या? आज के इसमें बिल्कुल डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। नो सर। हाँ, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स की, कि भैया प्रोकैरियोट्स कहाँ गए, है ना। तो देखो बैक्टीरिया वगैरह जो भी है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, और हम उतने सारे को ढूंढ नहीं सकते, है ना। और अभी तक जो अर्थ है उस पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 22% हम स्पीसीज को खोज पाए हैं, बाकी के बारे में अभी भी हमको नहीं पता है कि क्या है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, उनकी संख्या हम निश्चित नहीं कर सकते कि वो कितने होंगे कितने नहीं होंगे, है ना। तो अगर वो बोलता है कि बायोडायवर्सिटी में किसको काउंट नहीं करते हैं या किसकी नंबर ऑफ काउंटिंग नहीं देखते हैं, तो वो रहेंगे प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब क्यों ऐसा, क्योंकि वो संख्या में बहुत ज्यादा छोटे हैं, है ना, इसीलिए, है ना। ठीक है, उसके बाद में आती है क्या है, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया लगाए तो इनकी डाइवर्सिटी मिलियन में होंगी। अगर हम काउंटिंग पे करने लगे उनकी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, है ना। इसलिए उनको बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी वो नहीं याद रखना है कि क्या चीज है ना। चलो यहाँ पे अब इंडिया की बारी आती है। तो इंडिया में लगभग 45,000 प्लांट की स्पीसीज है ना, और इससे दुगने क्या बोल रहे हैं, वो एनिमल है। ये जाके कोई, ठीक है, इससे ज्यादा क्या है, यहाँ पे एनिमल है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे ये याद रखना है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है वर्ल्ड की बायोडायवर्सिटी में, तो वो क्या चीज हो रही है, 2.4%। अगर याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था यहाँ पे कि नंबर ऑफ वैल्यू बिल्कुल भी याद नहीं रखना है इस चैप्टर में। ठीक है, याद रह गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रही तो कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, उसके बाद मेगा बायोडायवर्सिटी, है ना, मेगा बायोडायवर्सिटी और माइक्रो बायोडायवर्सिटी। तो इसमें अभी मैंने बताया जो भूमध्य रेखा और जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा से टच वाले जो देश है वो देश आते हैं यहाँ पे, जैसे अफ्रीका हो गया, रसिया हो गया, ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, है ना, साउथ अफ्रीका हो गया, स्वीडन हो गया। ये जो देश है ये क्या हो रहे हैं, मेगा बायोडायवर्सिटी रीजन में आते हैं। मेगा बायोडायवर्सिटी मतलब जहाँ पे बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, बहुत ज्यादा वहां पे जीवों में अंतर पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की प्रजातियां है, अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट है। तो मेगा डायवर्सिटी में इंडिया मेगा बायोडायवर्सिटी में आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। फिर ये मेरे अभी बताया था रॉबर्ट मे, है ना, रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक 22% स्पीसीज ही रिकॉर्ड की गई है। तो इसको भी याद रखना है, इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, उसके बाद जो जो भी यहाँ पे हम अध्ययन वगैरह कर रहे हैं ना, उसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड कौन रख रहा था? IUCN रख रहा था, ये भी चीज याद रखना है ना। फिर है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडिंग है ना, तो इसमें क्या चीज हो रही है, वो अभी मैंने एक अर्थ का डायग्राम बनाया था। महर्षि बहुत लेट आए हो बेटा। चलो ये हमने अभी यहाँ पे एक अर्थ का ड्रॉ किया था है ना। कैसे था वो कि ये अर्थ थी, उसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे बीच से भूमध्य रेखा जा रही थी और उसके बाद में कर्क रेखा जा रही थी और दूसरे साइड से मकर रेखा जा रही थी। ठीक है, तो ये जो जा रही थी और फिर इसमें बोला था कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे भूमध्य रेखा से कर्क रेखा वाला, इस रीजन में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी रहना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे विविधताएं देखने को हमको मिलेंगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स दिया है ना, ट्रॉपिकल्स लॉन्गिट्यूड्स दिया हुआ है ना, तो इसमें याद रखना है 23.5 डिग्री से लेके 23.5 साउथ लॉन्गिट्यूड तक का जो पोलर रीजन है, उसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जा रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा विविधताएं पाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कंपेयर बोला गया है ना, कोलंबियस इक्वेटर के पास में, इक्वेटर क्या है? भूमध्य रेखा, तो वहां पर क्या है? सबसे ज्यादा विविधता है, 1400 स्पीसीज है तो पक्षियों की। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ में आता है, तो यहाँ पर 105 है। ग्रीनलैंड उससे ज्यादा दूर हो रहा है, 71 डिग्री नॉर्थ में आ रहा है, तो यहाँ पे बर्ड की जो स्पीसीज होगी वो 56 ही स्पीसीज है ना। तो यहाँ पर अब क्या याद रखना है, ये जो सीक्वेंस बना हुआ है ज्यादा से कम वाला, कि कोलंबिया, न्यूयॉर्क और उसके बाद में है ग्रीनलैंड। ठीक है, दूसरी चीज, अब तुमको यहाँ पे ना थोड़ा सा अर्थ का मैप भी देखना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा देश इक्वेटर पर है और कौन सा देश पोलर रीजन पे। जो इक्वेटर के पास में, जो भूमध्य रेखा के पास में, वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा रहेंगी, या जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, वो ज्यादा ही रहना है ना। बाकी जगह पे कम होते चलना है, या हम इक्वेटर से पोल की ओर जा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होने लगेंगी? कम होने लगेंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। ये अगला पॉइंट दिया ही है, ट्रॉपिकल रीजन में, एक फॉरेस्ट में, इक्वेटर में है ना, वैस्कुलर प्लांट की स्पीसीज यूएसए के मिड वेस्ट में स्थित टेम्परेट रीजन्स के फॉरेस्ट से 10 गुना अधिक है ना। तो यूएसए का जो वेस्ट, मिड वेस्ट या वेस्ट रीजन है, वो कहाँ पे जा आ रहा है? पोलर साइड में आ रहा है, पोलर रीजन में आ रहा है ना। तो उस साइड में कम स्पीसीज है, लेकिन जो इक्वेटर साइड का रीजन है उसमें बहुत ज्यादा है वहां पे, है ना। तो ये याद रखना है। फिर ये नंबर्स दिए साउथ अफ्रीका के, अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे याद रखना है साउथ अफ्रीका में कि यहाँ पे ये क्या शीतोष्ण वर्षा वन है ना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, है ना। तो उनसे साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसके टॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट में है ना। अमेजोन वर्ड वो क्या अमेजोन वन, उनके लिए क्या याद रखना है? दूसरी चीज कि उनको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के क्या बोलते हैं? अमेजोन वन को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। हाँ, पृथ्वी के फेफड़े। और वो कितने % ऑक्सीजन देता है अर्थ में? हाँ, कितने % ऑक्सीजन देता है दीक्षा? सर पता नहीं। बहुत बढ़िया, 20% है ना।
सबसे ज्यादा अगर वो दे रहे हैं, कोई कहीं से ऑक्सीजन आ रही है तो वो आ रही है अमेजन 1 से आ रही है 20%, है ना। 20% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वर्ल्ड की ऑक्सीजन में, है ना, इसीलिए उनको हम पृथ्वी के फेफड़े बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज आती है, ये टॉपिकल रीजन वाला और टेम्परेट रीजन वाला तो बताया है ना। भूमध्य रेखा के पास में जो जाति जितनी पास में रहेंगी उसमें उतनी ज्यादा विविधता रहेगी, है ना, और जो पोलर साइड में रहेगा उसमें उतनी ज्यादा कम होते जाना है ना। फिर रीजन, है ना, ये कि टॉपिकल में सोलर एनर्जी अधिक अवेलेबल होती है जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसीलिए डाइवर्सिटी बढ़ जाती है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो किस रीजन से बढ़ रही है, तो वो बढ़ रही है सोलर एनर्जी और प्रोडक्टिविटी की अधिकता के कारण। और जो बायोडाइवर्सिटी होती है अगर वो हम इकोलॉजिकली देखें तो वो किसके में परिवर्तन के कारण बढ़ती है, तो जो जेनेटिक रीजन होता है उसमें जब परिवर्तन आता है तो फिर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद में अब भैया ये यहाँ पे एक और नई चीज आ गई, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। किधर गई आवाज? अब आ रही है। मैं ही म्यूट हो गया था बाकी को म्यूट करने की जगह। चलो, अब यहाँ पर ना ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, तो ये ग्राफ क्या है, जातीय क्षेत्र, मतलब एक स्पीसीज वाला एरिया है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं उसके बारे में दिया गया था। तो ये किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज याद रखना है, इस ग्राफ से कुछ भी मत वो करो कि उसमें क्या क्या लिमिट है, क्या उसमें कौन किसको दर्शा रहा है, कुछ भी मत याद रखो। बस यहाँ पर ये जो एक फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला को याद कर लो कि log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। बस, क्योंकि वो इसमें बिल्कुल ऐसे नहीं पूछने वाला, आपकी फुल टू गारंटी कि वो बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं पूछने वाला है जिसमें वो बोल देगा कि भैया ये चीज इसकी वो कोई वैल्यू दे दी कि भैया ठीक है एस की वैल्यू दे दी और बोल दिया कि भैया ए बताओ क्या है, ए का कितना है, या सी की वैल्यू दे दी और बोल दिया एस बताओ कितना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला है ना। वो बस यहाँ पे ये बोलने वाला है कि स्पीसीज का जो रिलेशनशिप है उसके एरिया के अनुसार वो कैसे होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला भर याद रख लो। ठीक है, ठीक है। यस सर। वो बोला यस सर। हाँ। ये फॉर्मूला भर याद रख लेना है ना। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब यहाँ पर वैल्यू याद रखना है, ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा याद रखना है। ठीक है, अब वैल्यू में क्या याद रखना है कि जैसे जो रीजन हो रहे हैं, अलग अलग तरह के रीजन है ना, तो उस रीजन में जैसे जो हमने भूमध्य रेखीय रीजन बोला था, तो भूमध्य रेखा पे बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी होना है, तो वो सबसे अधिक होना है ना। जो फिर कर्क रेखा वाला रीजन आता है वहां पे क्या होना है, कम होना है। और जो पोलर रीजन आता है वो क्या होना है, सबसे कम होना है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस जो ग्राफ में यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया है, मतलब यहाँ पर क्या होना है, नीचे साइड में जो स्पीसीज है उसमें यहाँ पे बहुत कम चेंजेस रहना है, लेकिन ऊपर साइड में क्या होना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जेड की वैल्यू है ना, तो जेड क्या है, जो स्पोर लाइन है, मतलब वो जो लॉन्गिट्यूड्स दिए हुए है उस लाइन के ऊपर में, तो जेड की वैल्यू क्या रहना है, 0.1 से 0.2 रहना है। ठीक है, मतलब इसके बीच में रहना है। फिर टेक्सोनॉमिक ग्रुप रीजन में कोई भी यहाँ पे किसी तरह की वैल्यू नहीं आएंगी, है ना। फिर जेड रीजन है ना, तो जेड रीजन जैसे यहाँ पर आ रहा है, इक्वेटर के पास में अगर आ रहा है ना, और जो वो ग्राफ है वो कैसे जा रहा है, जैसे एक ग्राफ देखो,
एक ग्राफ कैसे गया, सीधा गया, तो ये क्या हो गया, एस वाला हो गया। ये कैसे जा रहा है, यहाँ पे तिरछा जा रहा है, मतलब उसकी जो लॉग फेस वाला एरिया हो रहा है वो कैसा, हमने उधर वृद्धि ग्राफ पढ़ा था, उसमें पढ़ा था लॉग फेस, स्टेशनरी फेस। तो जो लॉग फेस वाला एरिया है, जो स्पीसीज वगैरह है वो बढ़ते जा रही है, तो उसका मान कहाँ पर बढ़ रहा है, इक्वेटर के पास में, भूमध्य रेखा के। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो जाना है, 0.6 से लेके 1.2 तक हो जाना है। ठीक है, जब वो तिरछा जाने लगेगा ग्राफ तब। अगर वो सीधा जा रहा है तो सीधा कहाँ पे जाता है, जो कर्क रेखा हो गई वहां पर, या जो पोलर रीजन हो गया वहां पर जाता है, तो उसकी वैल्यू याद रखना है, और जो इक्वेटर है उसके पास की वैल्यू याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। जी सर। फिर अलग अलग उदाहरण में, तो अब यहाँ पे मैमल्स, ये जो था ये अधिकतर, ये हमने किसके लिए तो बोल दी थी, प्लांट के लिए या नॉर्मल स्पीसीज के लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन है और जो बर्ड है और मैमल्स है, उसकी जब हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं तो उसका जेड रीजन पे या जेड वाली वैल्यू उसकी हो जाती है 1.15। ठीक है, ठीक है। अब 2 मिनट बचा हुआ है ना, 10:50 पे फिर से सब लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बता रहा था जी सर। कि 15 तारीख को शायद वो देखा होगा पोस्टर पे, 15 तारीख को यूनिट रिवीजन रख रहे हैं ना, तो उस दिन हो सकता है कि 3 क्लास भी चले। ठीक है, उस दिन मैं सिर्फ एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं उनको लेके चलूंगा, बाकी कोई दूसरी चीजें नहीं होंगी, किसी दूसरी चीज के ऊपर डिस्कस नहीं। हाँ, कोई डाउट रहेगा तो उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, लेकिन जो हम चलेंगे उस दिन फुल टू एनसीईआरटी पर चलेंगे। जैसे ये आज हम चल रहे हैं एकदम एनसीईआरटी के लिए वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं, ठीक है, वैसे ही उस दिन भी चलेंगे। तो 15 तारीख को जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोग जुड़ो, है ना। और टाइम भी ये नहीं कि बीच में गायब हो गए, तो उस दिन हम पूरी यूनिट को देखेंगे, है ना, पूरी यूनिट को। फिर ये मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, तो इसको और अच्छे से पढ़ना है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे जब कोई बायोलॉजिकल कम्युनिटी आ रही है तो स्टेबिलिटी का अर्थ बोल रहा है वो, तो स्टेबिलिटी कब आएंगी कोई भी, अरे दरअसल कॉल खत्म होने वाली है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ठीक है, 10:50 पे सब टाइम पे, जितने लोग हैं इतने लोग, सारे लोग आ जाना, ये नहीं कि आधे लोग गायब हो जा रहे हैं ना। आज वैसे अच्छा है, काफी लोग हैं, 24 लोग हैं आज, काफी है ना। चलो 10:50 पे फिर से मिलो। ओके सर। अगर नहीं वो होती है, नहीं एंड हो ही जाएंगी, नहीं काउंट हो रही।